हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है बलात्कार का अपराध और आईपीसी की धारा 375 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 और पीओसीएसओ सुप्रीम कोर्ट। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है बलात्कार का अपराध है और संबंधित चुनौतियां और समाधान के उपाय। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में जापान द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है जो बलात्कार और यौन अपराधों के संबंध में नाबालिगों के लिए कानूनी सुरक्षा बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत करता है। नए उपायों के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं बलात्कार की नई परिभाषा। आइए देखते हैं। जापान ने बलात्कार की परिभाषा को बलपूर्वक यौन संबंध बनाने से गैर सहमति वाले यौन संबंध तक विस्तारित किया है, जिसका लक्ष्य उन परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करना है जहां पीड़ित यौन संबंध में शामिल होने की अपनी सहमति को अस्वीकार करने का व्यक्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। सहमति की आयु क्या है, आइए देखते हैं। सहमति की उम्र को 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। G7 देशों में सबसे कम, जो कि यूके, फिनलैंड और नॉर्वे सहित कई अमेरिकी राज्यों और यूरोपीय देशों के समान है। सहमति की उम्र उन न्यूनतम उम्र को संदर्भित करती है जिस पर कानूनी रूप से यौन गतिविधि की अनुमति है। उस उम्र से कम किसी भी गतिविधि को वैधानिक रूप से बलात्कार माना जाता है। मुलाकात अनुरोध अपराध क्या है, आइए देखते हैं। कानून मुलाकात अनुरोध अपराध नामक एक नया अपराध प्रस्तुत करता है जो उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उद्देश्यों के लिए मिलने की धमकी, प्रलोभन या धन का उपयोग करते हैं। इस अपराध का उल्लंघन करने वालों को 1 वर्ष तक की कैद या 5 लाख येन 3,500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानूनी संशोधन फोटो वायरिज्म, गुप्त रूप से लोगों की यौन तस्वीरें लेना और बच्चों की ऑनलाइन ग्रूमिंग को भी अपराध की श्रेणी में रखता है। भारतीय संदर्भ में बलात्कार की विरुद्ध प्रावधान क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके विषय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बलात्कार को महिला के शरीर के अंगों जैसे योनि, मूत्र मार्ग, मुंह या गुदा में महिला की सहमति के बिना किसी भी अस्वैच्छिक और जबरदस्ती प्रवेश के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के अनुसार बलात्कार एक पुरुष द्वारा तब तय किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है: उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के विरुद्ध, उसके या उसकी देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ मौत या चोट पहुंचाने का भय दिखाकर, प्राप्त उसकी सहमति से, उसकी सहमति से यह जानते हुए कि वह विवाहित है या स्वयं को कानूनी रूप से विवाहित मानती है और वह उसका पति नहीं है, जब वह मानसिक विकार, नशा या बेहोश करने वाले या अस्वास्थ्यकर पदार्थों के सेवन के कारण सहमति देने की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ हो ली गई उसकी सहमति के साथ या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो, जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो। बलात्कार का अपराध और दंड क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बलात्कार के दौरान अगर आरोपी द्वारा महिला को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है कि वह मर जाती है या कोमा में चली जाती है, तो ऐसे मामले में आरोपी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। यदि एक महिला एक ही समय में लोगों के एक समूह द्वारा बलात्कार किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक को अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। धारा 376 डी आईपीसी के तहत। आईपीसी की धारा 376 ई मृत्यु दंड देने की अनुमति देती है जब किसी व्यक्ति को बलात्कार हेतु दूसरी बार दोषी ठहराया जाता है।
भारत में बलात्कार होने के कारण क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंगिक समानता समझते हैं। तो देखिए, लैंगिक समानता की गहरी जड़ें और प्रतिसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रस्तुतिकरण एवं अधीनता में योगदान करते हैं। साथ ही ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जहां यौन हिंसा को हो सकती है। सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति प्रतिगामी सामाजिक मानदंड तथा दृष्टिकोण जैसे पीड़ित दोष वाली मानसिकता एवं महिलाओं के सम्मान की धारणा यौन हमले की संबंध में चुप्पी तथा कलंक की संस्कृति को कायम रखती है। यह पीड़ितों को घटनाओं की रिपोर्ट करने और न्याय मांगने से हतोत्साहित कर सकता है। जागरूकता की कमी, लैंगिक समानता, सहमति और यौन अधिकारों के बारे में अपर्याप्त जागरूकता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यौन हिंसा को रोकने एवं उजागर करने के प्रयासों को बाधित करती है। अतः गलत धारणाओं को चुनौती देने और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु व्यापक यौन शिक्षा एवं जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार, लापरवाही, उपेक्षा तथा संवेदनशीलता के उदाहरण बलात्कार के मामलों की प्रभावी जांच, अभियोजन एवं दोष सिद्धि में बाधा डालते हैं। जवाबदेही की कमी अपराधियों को अधिक साहस दे सकती है, साथ ही पीड़ित लोगों को कानून सहारा लेने से हतोत्साहित कर सकती है। धीमी न्यायिक प्रक्रिया, लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया अधिक लंबित मामले अक्सर देरी से न्याय मिलने के कारण है तथा पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई करने से हतोत्साहित कर सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से बलात्कार के मुकदमे को तेजी से निपटने में मदद मिल सकती है। सामाजिक कलंक, स्टिग्मा और पीड़ितों को दोषी ठहराना। बलात्कार पीड़ित लोगों को अक्सर सामाजिक कलंक, दोषारोपण एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अधिक आघात पहुंचा सकता है तथा रिपोर्टिंग को हतोत्साहित कर सकता है। इस चक्र को तोड़ने हेतु पीड़ितों के प्रति दोषपूर्ण व्यवहार को उजागर करना और बलात्कार पीड़ितों को सहायता सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। भारत में यौन शोषण बलात्कार से संबंधित कानून क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत बलात्कार की न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीड़ित की मृत्यु के मामले में न्यूनतम सजा को विविधत बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम को बच्चों को यौन अत्याचार और उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए लाया गया था। POCSO अधिनियम के तहत सहमति की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है, जो वर्ष 2012 तक 16 वर्ष थी और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया, भले ही दो नाबालिगों के बीच तथ्यात्मक रूप से सहमति हो। बच्चों की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अपराधों के लिए सजा बढ़ाने के प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम में वर्ष 2019 में भी संशोधन किया गया था। बलात्कार पीड़िता के अधिकार। बलात्कार पीड़िता के अधिकार क्या है, आइए समझते हैं। 0 FIR का अधिकार। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले ही घटना का अधिकार क्षेत्र कोई भी हो। मुफ्त चिकित्सा उपचार। आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 357C के अनुसार कोई भी निजी अथवा सरकारी अस्पताल बलात्कार पीड़ितों के इलाज के लिए शुल्क नहीं ले जा सकता है। 2 फिंगर टेस्ट का प्रावधान खत्म है। चिकित्सीय जांच करते समय किसी भी चिकित्सक को 2 फिंगर टेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा। मुआवजे का अधिकार CRPC की धारा 357A के रूप में एक नया प्रावधान पेश किया गया है, एक पीड़ित के लिए मुआवजे से संबंधित है। भारत में बलात्कार से संबंधित प्रमुख निर्णय क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, तुकाराम और गणपत बनाम महाराष्ट्र राज्य 1972 मथुरा बलात्कार मामला, आइए समझते हैं। तो देखिए,
ट्रायल कोर्ट के फैसले ने आरोपी के पक्ष का समर्थन किया, जिसमें कहा गया है कि यौन संबंध की आदि होने के कारण मथुरा की सहमति स्वैच्छिक थी। हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसले को रद्द कर दिया और आरोपी को कारावास की सजा सुनाई। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अभियुक्तों को बरी कर दिया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। इस मामले के बाद बलात्कार कानूनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह 1984 क्या है, आइए समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली न्यायपालिका को सलाह दी कि पीड़ितों को चरित्रहीन के रूप में नहीं वर्णित किया जाना चाहिए, भले ही वह यौन संबंध की आदि हो। यह फैसला मामले की जांच के दौरान बलात्कार के कृत्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, न कि पीड़िता के चरित्र पर। दिल्ली की घरेलू कामकाजी महिलाओं बनाम भारत संघ 1995 क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम दिशा निर्देश दिए। यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, पुलिस स्टेशन में एक वकील द्वारा कानूनी सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करना, बलात्कार के मुकदमे में पीड़ितों की गुमनामी गोपनीयता बनाए रखना, एक अपराधी के चोट मुआवजा बोर्ड की स्थापना करना और बलात्कार पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा प्रदान करना। यदि बलात्कार के कारण पीड़िता गर्भवती हो जाती है तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना और गर्भपात की अनुमति देना। बी गौतम बनाम सुब्रा चक्रवर्ती 1996 क्या है, आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतरिम मुआवजा के रूप में रेप पीड़िताओं को 1000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाए। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास 2000 क्या है, आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों को संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, घरेलू न्याय शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर, मानव अधिकार न्याय शास्त्र के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। बलात्कार के अपराधियों के लिए सख्त कानून और कठोर सजा की आवश्यकता है। यह कथन अपराध की गंभीरता को प्रतिबिंबित करता है और एक निवारक के रूप में कार्य करना चाहिए। न्यायिक प्रणाली को पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बलात्कार के मामलों का समय पर एवं उचित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षा एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से लैंगिक समानता, सम्मान और सहमति को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों के लिए सहमति और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु व्यापक यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बलात्कार पीड़ितों को समर्थन और सशक्तिकरण प्रदान करना आवश्यक है। इसमें कानूनी सहायता, परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। पीड़ितों की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए तथा सामाजिक कलंक के डर को कम कराने की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पुलिस और न्यायिक कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता तथा पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होने चाहिए। उचित जांच प्रक्रिया और पीड़ितों के अनुकूल अदालती प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।